गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रोनक मंत्री। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारे जो साइंस में टॉपिक चल रहा था उसके आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है क्रिस्टलाइजेशन। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 2, उसमें क्रिस्टलाइजेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब एक्चुअली में हमारे देखने का ये चीज़ है कि भाई क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। इसके नाम से पता चल रहा है कि क्रिस्टल्स यानी कि इसके कुछ हमारे को क्रिस्टल मिलेंगे इस प्रोसेस में। अब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि जैसे अपने पास कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू अपन क्या मिल रहे हैं क्रिस्टल्स, तो वो जो प्रोसेस होगी उसको क्या बोले जा रहे हैं अपन क्रिस्टलाइजेशन। तो डिफाइन देख लेते हैं एक बार इसकी। इसमें है कि क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम ए सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन से अपन क्या कर रहे हैं एक कुछ क्रिस्टल्स को अलग कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी अपनी पूरी प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन। द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी कि इस मेथड का यूज किस लिए होता है? सॉलिड से लिक्विड को अलग सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए। यानी कि अगर कोई सॉलिड है अपने पास, उसमें कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, उनको अलग करना चाह रहे हैं, तो हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। इसके यूज क्या क्या हो सकते हैं? तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेबल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि टेबल सॉल्ट जो अपने आता है काम में लेने के लिए, उसको प्राप्त करना हो अगर अपन को सी वाटर से, तो उसके लिए अपन को यूज करनी होती है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर एलम। एलम जो हमारे को पहले प्राप्त होती है वो क्या होती है? एक इम्प्योर एलम होती है। उससे हमें प्राप्त करनी है, मान लो कि जैसे प्योर एलम जिसका हम आगे यूज कर सकें फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर के लिए, तो फिर उसको प्योर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूज है ऑब्टेन प्योर कॉपर फ्रॉम ए इम्प्योर सैंपल, यानी कि अपने पास क्या है कोई इम्प्योर सैंपल है या फिर इम्प्योर सॉल्यूशन है, उसमें से क्या चाह रहे हैं हम लोग अलग करना कॉपर को, वही प्योर करके। तो उसके लिए जो प्रोसेस काम आएगी वो होगी हमारी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो ये तो बात होगी हमारी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है आगे वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम फॉर सिटी एंड टाउन, यानी कि सिटी और टाउन में अलग अलग जो वाटर का प्योरिफिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिजर्वियर, अपने पास क्या होता है रिजर्वियर, यानी जहाँ से पानी हमारे पास आ रहा है, नदी हो गई, तालाब हो गई, या फिर और भी दूसरी जगह जहाँ पे पानी का सोर्स होता है, वहाँ से क्या होता है पानी कलेक्ट होता है, वो पानी आगे जहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए पहले भेजा जाता है, फिर वहाँ से होता हुआ वो अपने घरों तक नलों के थ्रू पहुँचता है। तो सबसे पहले है रिजर्वियर, फिर रिजर्वियर से पहुँचता है वो सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक, अब सेडिमेंटेशन टैंक क्या चीज़ होती है इसके बारे में देख लेते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या होता है जो पानी के अंदर कुछ गंदगियाँ पाई जाएगी, कुछ हेवी पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे नीचे की तरफ चले जाएंगे, यानी यहाँ नीचे की तरफ जमा हो जाएंगे, और जो पानी होगा वो क्या होगा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। जो हेवी पार्टिकल्स मतलब कि गंदगी हो गई, तरीके से इम्प्योरिटीज हो गई, वो इम्प्योरिटीज क्या हो गई हैं पानी की साथ में नीचे की तरफ चली गई हैं, और जो पानी है प्योर वाटर वो आगे की तरफ लोडिंग टैंक में भेज दिया जाएगा। अब सेडिमेंटेशन की तो बात हो गई, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है लोडिंग टैंक। तो लोडिंग टैंक में क्या चीज़ होती है उसको देखते हैं। लोडिंग टैंक मतलब कि ऐसा टैंक होता है जिसमें क्या किया जाता है, जो इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, उसके अलावा जैसे मान लो कि इसमें क्या होता है एक एलम पड़ी हुई होती है, यानी फिटरी, जो क्या करती हैं पानी को प्योर करने का काम करती हैं। यहाँ पे तो हेवी पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं सेडिमेंटेशन टैंक में, और लोडिंग में क्या हो रहा है कुछ इम्प्योरिटीज जो पानी में घुली हुई है वो नीचे की तरफ जमा हो जाएगी। अगर सारी इम्प्योरिटीज नीचे की तरफ जमा हो रही हैं तो ऊपर की तरफ हमारे पास क्या रहेगी प्योर वाटर रह गया। अब प्योर वाटर रह गया तो वो प्योर वाटर ये जा रहा है आगे की तरफ। अभी भी वाटर पूरी तरीके से 100% प्योर नहीं है, अपने काम में लेने लायक नहीं है। नेक्स्ट आगे जा रहा है फिर हमारे पास फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक नाम से पता चल रहा है मतलब पानी यहाँ पे क्या होगा फिल्टर होगा। अब फिल्टर होगा तो फिल्टर होने की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो मतलब ग्रीस ये अपने पास है, ग्रेवल पार्टिकल्स होते हैं, रेत के कण होते हैं, ये सब क्या होते हैं पूरी तरीके से फिल्टर कर लिए जाते हैं। फिर बाद में जो पानी हमारे पास बचता है उसको भेजा जाता है क्लोरीनेशन टैंक में। ये है हमारा क्लोरीनेशन टैंक। तो क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है क्लोरीन गैस को भेजा जाता है। तो क्लोरीन गैस जैसे उसमें डाली जाती है तो क्या होता है उसमें
वहाँ पे जो क्लोरीनेशन गैस होती है वो उस पानी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनको क्या किया जाता है, वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे कि पानी पूरी तरीके से प्योर हो गया है, अपने काम में लेने लायक रह गया है। तो फिर ये जो वाटर है इसको आगे भेजा जाता है नलों के थ्रू, पाइप के थ्रू, जो अपने घरों में नल के थ्रू ये आता है, तो जिसको अपन पीने के लिए काम में लेते हैं। तो ये हो गई हमारी आज की प्रोसेस जो थी वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम फॉर सिटी टाउन। यहाँ तक हमारा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट आ रहा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज क्या चीज़ होती हैं? फिजिकल और केमिकल चेंज जो अपन पहले भी पढ़ चुके छोटी क्लास में ऑलरेडी, 7th में 8th में। अब हमारे पास वापस से आ रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अपन जानते हैं फिजिकल चेंज जैसे मान लो कोई भी ऐसा चेंज सब्सटेंस का जिसके अंदर क्या हो रहा है, उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से बदल रही है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, उसका शेप हो गया, उसका साइज हो गया, उसका जो मतलब अलग अलग चीज़ें होती है, देखने का तरीका होता है, वो चीज़ बदल जाए तो वो क्या हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल इसका देखना चाहें तो जैसे कि वाटर से अपन बना लेते हैं आइस, तो वही रहे तो क्या रहा है एक्चुअल में वाटर ले रहा है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा H2O। केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होता है फिजिकल चेंज में। तो डिफाइन देख लेते हैं ऐसी a change in which only the physical properties of a substance change while its chemical composition remain unchanged is called physical change। यानी कि ऐसा चेंज जिसमें क्या होता है, किसी भी चेंज ऐसा किसी भी सब्सटेंस की चेंज के दौरान क्या होती हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होगी, केमिकल और कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज अनचेंज्ड रहेगी। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास इसका एग्जांपल जो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, यानी शुगर को अपन पानी में घोलते हैं तो वो जो अपना एग्जांपल हो जाएगा फिजिकल चेंज का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है केमिकल चेंज, जस्ट इसके अपोजिट डिफाइन ऐसा चेंज जिसमें उस सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है वो केमिकल चेंज होता है। तो a change in which chemical composition and chemical properties of substance are changed is called chemical change। इस प्रकार के चेंज को केमिकल चेंज बोला जाता है। ये हो गई हमारी बात केमिकल चेंज की। फिर आ रहे हैं हम इसका एग्जाम्पल केमिकल चेंज के हमारे को बहुत देखने को मिल सकते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि ऐसा चेंज जिसमें मतलब चेंज कर दिया है तो अपन वापस नया सब्सटेंस बन जाता है। उस नए सब्सटेंस से अपन चाह रहे हैं कि पुराना वाला जो अपना सब्सटेंस था वापस उसको लाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो चेंज होता है केमिकल चेंज ये हमेशा परमानेंट होता है, इसको वापस नॉर्मल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। तो इसका एग्जांपल और देखना चाहें जैसे केमिकल चेंज का तो हम लोग देख सकते हैं जो आयरन होती है उस पर रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे लिए केमिकल चेंज का। रस्टिंग की वजह से उसके आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर जमा हो जाती है, उस लेयर को भी अपन क्या बोलते हैं रस्ट। वो रस्ट इसलिए जमा होती है क्योंकि एयर में क्या होती है कुछ नमी यानी कुछ मॉइस्चर अवेलेबल होते हैं। मॉइस्चर मतलब एयर के अंदर कुछ वाटर के पार्टिकल्स वो रिएक्ट कर लेते हैं हमारे आयरन के साथ। अब रिएक्ट करने के बाद बना लेते हैं वो रस्ट। तो वो रस्ट जो होती हैं ब्राउन कलर की लेयर के रूप में आयरन के ऊपर जमा हो जाती हैं और इस वजह से उसको रस्टिंग अपन बोल रहे हैं। ये भी एग्जांपल केमिकल चेंज का होगा। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है कि भाई टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं? तो प्योर सब्सटेंस हमारे पास दो टाइप के हैं, एक तो है एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या चीज़ होती है, कंपाउंड क्या चीज़ होती है? एलिमेंट के 3 टाइप्स होते हैं या 3 अलग अलग प्रकार हैं जिनमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स हैं। अब आप लोग सोचेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या चीज़ होती हैं? तो मेटल यानी कि जो जैसे गोल्ड, सिल्वर ये चीज़ें हो गई, ये क्या हो गई मेटल्स हो गई। और नॉन मेटल्स क्या होगी हमारे लिए, यानी कि जो हमारे पास गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों फॉर्म में पाई जा सकती हैं वो होती है नॉन मेटल। जैसे कि ऑक्सीजन हो गई या फिर कोई सी भी गैस मान लो का CO2 हो गई, तो वो सारे एग्जांपल हमारे पास नॉन मेटल्स के। फिर आते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, या फिर ऐसा कहता है कि दोनों की प्रॉपर्टी नहीं पाई जा रही। तो फिर वो हो गया हमारे पास एग्जाम्पल उसका बोरोन,
अब आगे हम एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या चीज होती है? An element is the simplest form of the matter which cannot be split down into simpler substances. ऐसे substance या फिर ऐसे एलिमेंट क्या चीज होती है? ऐसी चीज जो क्या कर सके, किसी भी चीज को अपन लेके चल रहे हैं उसका छोटे से छोटा जो रूप होगा उसको बोलेंगे एलिमेंट। एलिमेंट क्या होगा? किसी भी चीज का छोटे से छोटा रूप जिसको अपन आगे चाहे तो और डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसको और टुकड़े नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारे लिए एलिमेंट। ये तो बात हुई एलिमेंट की। इसका एग्जांपल, ये सभी इसी के एग्जांपल ही। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है कंपाउंड। कंपाउंड क्या चीज होती है? यहाँ पे एलिमेंट्स जो बन रहे हैं उन एलिमेंट के एक या दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ जाएंगे तो वो बना लेते हैं कंपाउंड। टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड कंपाउंड। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ करके अगर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं अपन कंपाउंड। इस दोनों में डिफरेंस ये चीज मेन है कि एलिमेंट में एक ही टाइप के एलिमेंट एटम होते हैं और कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के हमारे पास एटम्स होते हैं। ये इनका कंपोजिशन हमेशा सेम रहता है, इनका कंपोजिशन एटम्स का अलग अलग रहता है। इसका एग्जांपल देखना चाहें तो NaCl होगा हमारे पास। ये तो बात हो गई हमारे कंपाउंड और एलिमेंट्स की। ये हो गया हमारा आज का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। चैप्टर 2 के अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स बाकी हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और यहाँ तक आप चैप्टर एक बार कंप्लीट अच्छे से पढ़ लें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। और जो रहे क्वेश्चन आंसर्स की बात है हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, थोड़े बहुत आप लोग ट्राई करें। जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ लें। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है।